नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आप सभी का एक बार फिर से लेब्रिंथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमने अपनी इस साइंस की सीरीज में 6th क्लास के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो ये 11वां चैप्टर है, हमारे चारों ओर की वायु, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हमारे अगले लेक्चर से हम साइंस जो 7th क्लास की साइंस है उसे स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आज जो हमारा ये 11वां पार्ट है, 11वां अध्याय है, हमारे चारों ओर की वायु, इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी वायु को देखा है? क्या आप सभी ने कभी वायु को देखा है? तो सामान्यतः वायु को किसी ने नहीं देख रखा होता है, लेकिन फिर भी वायु होती है, वो कई प्रकार की प्रक्रियाओं से आप सभी को वह अपना अनुभव करवाती है। जैसे आप सभी ने पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनको खड़खड़ाते हुए देखा होगा, सूखे कपड़े होते हैं उनको धीरे धीरे हिलते हुए देखा होगा, और तूफान के समय आप देखते हो कि तूफान होता है वो पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ देता है, और जो कभी कभी जो छतें होती हैं उनको अपने साथ में उड़ा कर ले जाता है। तो इस प्रकार की जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं उनसे आप वायु को अनुभव कर सकते हैं। अब हम एक प्रयोग करते हैं जिससे हम वायु को महसूस करने का एक प्रयास करेंगे। हमें एक खाली बोतल लेनी है और उसे दो विभिन्न प्रकार से पानी में डुबाने का प्रयास करना है। जब आप पहली परिस्थिति के अंदर डुबाने का प्रयास करेंगे तो बोतल के अंदर पानी नहीं भरेगा। अब आपको ये बोतल खाली लग रही है, लेकिन वास्तव में ये बोतल खाली नहीं है। बोतल में वायु उपस्थित है। बोतल में क्या उपस्थित है? वायु। इसी कारण क्या होता है कि प्रथम अवस्था में पानी नहीं भर पाता, लेकिन जब आप इस बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा करते हो तो ये वायु होती है, ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लग जाती है। जो वायु होती है क्या करती है? बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लग जाती है। और जब वायु निकलती है तो वहां पर जो खाली भाग होता है, जो खाली स्थान होता है वहां पर पानी भरने लग जाता है। तो बोतल को टेढ़ा करने पर क्या होने लग जाएगा? पानी भरने लग जाएगा, और जितनी वायु बाहर जाएगा उतने स्थान पर ही पानी भर जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये छोटे छोटे बुलबुले हैं जो बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर पानी भर चुका है इस बोतल में। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो वायु होती है वो स्थान घेरती है। जितनी वायु बाहर जा रही थी उतनी ही मात्रा में पानी बोतल के अंदर प्रवेश कर रहा था। अब ये बोतल में पूरे स्थान पर भर जाती है। जो वायु होती है वो बोतल में क्या होती है? पूरे स्थान पर बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है कि जो हमारे चारों ओर का परिवेश है इसमें वायु उपस्थित होती है, और यही वायु उस बोतल में प्रवेश कर जाती है। जो आपको लगती तो खाली है, लेकिन वास्तव में वो वायु से पूर्ण रूप से भरी हुई है। आप वायु का रंग नहीं होता और इसके आर पार देख सकते हैं। अर्थात जो वायु होती है ये कैसी होती है? पारदर्शी होती है। अब हमारी पृथ्वी है वो वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। एक पतली परत से क्या हुई है? घिरी हुई है। और इस परत का विस्तार है वो पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, और हम इसे वायुमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, ये वायु होती है ये विरल होती जाती है, कम होती जाती है। इसी कारण आपने पर्वतारोहियों को अपने साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हुए देखा होगा, ताकि जब वो ऊंचाई पर जाए तो उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे। अब हमारे सामने अब प्रश्न आता है कि वायु बनी कैसे होती है। जब 18वीं शताब्दी तक जो लोग थे वो ये सोचते थे कि जो वायु होती है वो केवल एक पदार्थ है। वो क्या है? एक पदार्थ है। लेकिन बाद में ये प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि जो वायु है ये अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? अनेक गैसों का मिश्रण है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये वायु है इसके मुख्य अवयव क्या क्या है। जो इस वायु है इसके मुख्य अवयव क्या क्या है? तो पहला हमारा अवयव है जलवाष्प। पहला हमारा अवयव क्या है? जलवाष्प। जो वायु होती है उसमें जलवाष्प विद्यमान होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, वायु होती है जब किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें जो जलवाष्प होती है वो ठंडी होकर संघनित हो जाती है। जो ठंडी होकर क्या होती है? संघनित हो जाती है, तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। जो जल की बूंदें होती है वो ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। अब आपने कई बार जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल लाते हो वो ठंडी बोतल होती है, उसके चारों तरफ आपने पानी जमा हुआ देखा होगा। वास्तव में वो इस प्रकार से आपने देखा होगा पानी जमा हुआ होता है। वास्तव में ये जो वायु है उसमें उपस्थित जलवाष्प है जो ठंडी होकर यहाँ पर संघनित हो गई है। इससे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि वायु के अंदर जलवाष्प होती है। और प्रकृति में इस जल चक्र के लिए, प्रकृति में जो हमारा जल चक्र होता है उसके लिए जो वायु होती है
उसके अंदर जलवाष्प होती है, उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। अनिवार्य अर्थात इसके बिना जल चक्र पूर्ण नहीं हो सकता। जल चक्र को पूर्ण होने के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। जो हमारा अगला अवयव है वो है ऑक्सीजन। वायु के अंदर हमारा अगला अवयव है ऑक्सीजन। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण करते हैं। हमने दो मोमबत्तियां ली, एक मोमबत्ती को हमने वातावरण में खुला रहने दिया और दूसरी मोमबत्ती के अंदर हमने कांच की गिलास ऊपर रख दी। अब जो गिलास से ढकी हुई मोमबत्ती होगी वो थोड़े समय बाद में बुझ जाती है, क्योंकि वायु का वो घटक जो कि मोमबत्ती को जलने में सहायक है, वायु का ऐसा घटक जो कि मोमबत्ती को जलाए रखने के लिए सहायक है, वो सीमित मात्रा में है। वो क्या है? सीमित मात्रा में है और मोमबत्ती जलने से कुछ समय पश्चात वो समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ में जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। जबकि दूसरी जो मोमबत्ती है जो कि खुली हवा के अंदर है वो लगातार जलती रहेगी, क्योंकि उसको लगातार वायु मिलती है, इस कारण वो लगातार जलती रहती है। और जो ये हमारा घटक है जो कि उस मोमबत्ती को जलते रहने में सहायक है वो है ऑक्सीजन। और दूसरी जिस पर हमने गिलास रख दिया था उस मोमबत्ती में, उस गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसके कारण वो कुछ देर तक तो जलती रही और जब वो ऑक्सीजन समाप्त हो गई तो वो गिलास के अंदर मोमबत्ती बुझ गई। तो कुछ समय पश्चात O2 के अभाव में जो मोमबत्ती होगी वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। अगला जो हमारा अवयव है वो है नाइट्रोजन। अगला हमारा अवयव है नाइट्रोजन। अब वायु के जो कुछ अवयव होते हैं, वायु के अंदर कुछ अवयव होते हैं, ये जलने में क्या नहीं होते हैं? सहायक नहीं होते हैं। और वायु का एक बहुत बड़ा भाग होता है जो मोमबत्ती के जलने में बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आ रहा है, हम उसे नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन कहलाता है। हमारा जो अगला अवयव है जो कि वायु के अंदर होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला अवयव जो वायु में होता है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो हमें घुटन महसूस होती है। आप सबने महसूस किया होगा कि जब कोई बंद कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है तो हमें वहाँ पर घुटन महसूस होने लग जाती है, हमें सांस लेने में समस्या आने लगती है। जो ये घुटन होती है ये कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है इसकी अधिक मात्रा होने के कारण होने लगती है। इसकी मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, ये किसी वस्तु के जलने के कारण उत्पन्न होती है, जलने के कारण बनती है। अब जो हमारा अगला अवयव है वायु का वो है धूल तथा धुआं। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं उत्पन्न होता है। जो विभिन्न प्रकार के ईंधन होते हैं उनके और पदार्थों के जलने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें तथा सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्राय कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। जो ये धुआं होता है इसमें कुछ गैसें होती है और कुछ सूक्ष्म धूल के कण होते हैं और ये सामान्यतः हानिकारक होते हैं। इसी कारण आप कारखानों पर लंबी चिमनियां देखते हो, लंबी लंबी चिमनियां लगी रहती है कारखानों में। किस कारण लगी होती है? कि जो इस धुएं और जो गैस है इसको हमारी नाक से दूर ले जाए। लेकिन इस चिमनियों के कारण जो आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं उनके ये धुआं बिल्कुल ही पास में पहुंच जाता है और उन्हें इससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में हानि होती है। तो वायु में धूल के कण जो है सदैव उपस्थित रहते हैं। वायु के अंदर जो धूल के कण है वो सदैव उपस्थित रहते हैं। सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे होंगे। आपने कभी सर्दियों के अंदर या कभी आपने जब दरवाजे बंद रहते हैं अंधेरे कमरे में कोई छोटा प्रकाश का स्रोत आता हुआ देखा हो, तब आपने देखा होगा कि इसमें जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। क्या करते हैं? ये किरण पुंज में धूल के कण आपको नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। तो अतः वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायु के अंदर क्या होते हैं? जो धूल के कण होते हैं हमेशा उपस्थित होते हैं तथा वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ में बदलते रहते हैं। ये समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम संपूर्ण वायु को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जो इसके जो समस्त अवयव थे वो भी हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे। तो ये धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए, अभी धूल के कण भी हमारे शरीर में जाने का प्रयास करेंगे, तो इनको शरीर में जाने से रोकने के लिए हमारी जो नाक होती है इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। हमारी नाक में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं तथा श्लेष्मा पाई जाती है जो इन छोटे धूल के कणों को हमारी नासा द्वार में ही रोक लेती है, हमारे श्वसन के तंत्र के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। इसलिए आपको जो मुंह से सांस कम से कम लेना चाहिए ताकि जो धूल के कण है वो आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। अब आपने देखा कि जो वायु है उसमें कुछ गैसें होती है, जलवाष्प होती है तथा धूल के कण पाए जाते हैं। अब हम गैसों की बात करें तो गैसें मुख्यतः नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है तथा बहुत ही कम मात्रा में कुछ अन्य गैसें होती है वो पाई जाती है। अब जो वायु की संरचना होती है
इसमें स्थानीयता भिन्नता हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी शहर में जाते हैं जहाँ पर प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, जैसे उदाहरण ले लीजिए आप दिल्ली का। अगर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी सामान्यतः ज़्यादा होगी। और अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई गाँव है दूर दराज का और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलेगी और आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इसमें आपने देखा कि जो वातावरण में 78.09% आपकी नाइट्रोजन होती है तथा 20.95% आपकी ऑक्सीजन होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.04% वातावरण में होती है। एक अन्य गैस है आर्गन नाम से, ये भी हमारे वातावरण में पाई जाती है और काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ये 0.93% वातावरण में उपस्थित होती है। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये अक्रिय गैसें होती हैं, इनके बारे में हम 10वीं क्लास के अंदर पढ़ेंगे। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधों को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उनको ये ऑक्सीजन किस प्रकार से प्राप्त होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पानी में जो ऑक्सीजन है इसके लिए हम इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग करेंगे कि पानी में या जल में वायु विद्यमान होती है। आप मान लीजिए एक बर्तन में पानी भरेंगे और जब आप इसे धीरे धीरे गर्म करने की कोशिश करते हैं तो उबलने से पहले आपको इसकी अंदर की सतह पर इस प्रकार के बुलबुले जरूर दिखाई देंगे। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं उस प्रकार के बुलबुले आपको जरूर इसकी जो सतह है उसे चिपके हुए जरूर दिखाई दिए होंगे। तो ये बुलबुले हैं, ये पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। इस पानी के अंदर जो वायु घुली हुई है इसके कारण ये बनते हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई ये वायु होगी वो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, ये बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। तो इस प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि जो पानी होता है उसके अंदर क्या होती है, वायु होती है। यदि हम इस पानी को और ज्यादा गर्म करेंगे तो ये पानी वाष्प में परिवर्तित होने लगता है और अंततः उबलने लगता। अतः हम कह सकते हैं कि पानी में वायु उपस्थित होती है। जो जीव पानी में रहते हैं वो श्वसन करने के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर पाते हैं, इसी वायु का उपयोग कर पाते हैं। और हमने मछलियों तथा जल में रहने वाले विभिन्न जंतुओं के जो श्वसन की प्रणाली है उसके बारे में पहले के पाठों में जरूर पढ़ा है। अब हम बात करते हैं जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं ये ऑक्सीजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मैंने आपसे 3-4 क्लास पहले एक ऐसा प्रश्न भी किया था, जो मिट्टी के अंदर जो जीव रहते हैं वो किस प्रकार से जीवित रहते हैं, उनको ऑक्सीजन किस प्रकार से मिल पाती है। तो आज हम इसका उत्तर जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। जो मिट्टी में रहते हैं जीव उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर ये वायु प्राप्त कहाँ से करते हैं, ये वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि मिट्टी में क्या होती है, वायु होती है। आपको एक कांच का गिलास लेना है, उस कांच के गिलास में आपको एक सूखी मिट्टी का क्या लेना है, ढेला लेना है, सूखी मिट्टी का ढेला लेना है और इस पर आपको पानी डालना है। जैसे आप इस पर पानी डालोगे तो आपको यहाँ से बुलबुले निकलते हुए प्रतीत होंगे, आपको यहाँ से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि मिट्टी के अंदर भी क्या होती है, वायु होती है। जब आप इस मिट्टी के ढेले पर पानी डालोगे तो उसमें जो वायु विद्यमान होगी वो विस्थापित हो जाएगी, जो बुलबुलों के रूप में आपको दिखाई देती है। आप जैसे इस पर पानी डालोगे इसके अंदर जो वायु होगी वो विस्थापित होगी और बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगेगी, जो जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि जो मिट्टी होती है इसके अंदर भी वायु होती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें होती है, श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। जो जीव होते हैं और पौधों की जड़ें होती है जो कि मिट्टी में रहते हैं वो इसी वायु का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। अब जो मिट्टी में जीव रहते हैं वो गहरी मिट्टी में बहुत सारी मांद या छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। जो ये छिद्र होते हैं, मांद होती है, इनसे वायु को अंदर बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो वायु की जगह यहाँ पर पानी भर जाता है, वायु की जगह क्या भर जाता है, इन छिद्रों में पानी, जिसके कारण जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। और अक्सर आप बारिश के समय देखोगे तो जमीन में रहने वाले जो विभिन्न जीव है वो बाहर आने लगते हैं। आपने केंचुए को देखा होगा जो हर समय जमीन के नीचे रहता है, लेकिन वो केवल भारी बारिश के समय ही जमीन के ऊपर आता है, बाहर आता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन लेने की जो व्यवस्था है वो पानी के कारण समाप्त हो चुकी है। इसके कारण उसे सतह पर आकर, जमीन पर आकर श्वसन लेना पड़ता है। अब हमने इतने सारे उदाहरण देखे
जिसके अंदर ऑक्सीजन के विभिन्न प्रकार के उपयोग हो रहे हैं। तो हमें अब यहाँ पर सोचने की बात है कि जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ये प्रतिस्थापित कैसे हो रही है, वापस कैसे प्राप्त हो रही है, वायुमंडल को किस प्रकार से ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो हम सभी ने जो प्रकाश संश्लेषण है उसके बारे में पढ़ लिया है। हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब जो ये पौधे होंगे ये श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो पौधे होते हैं ये पौधे भी तो श्वसन करते हैं और ये भी अपने लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। लेकिन जो इनके ऑक्सीजन उपयोग की गई है इसकी तुलना में जो ऑक्सीजन ये निष्कासित करते हैं भोजन निर्माण की विधि के अंदर वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। जो उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वो अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये वास्तविकता है कि जो जंतु हैं ये पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये एक वास्तविकता है कि जो जंतु है वो बिना पौधों के जीवित नहीं रह सकते। जंतु पौधों को श्वसन द्वारा CO2 देते हैं जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। अब जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों को श्वसन के लिए CO2 उपलब्ध कराते हैं जिससे कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जीव जंतु पौधों को खाद भी उपलब्ध करवाते हैं जिनसे उनका पोषण होता है। अतः पौधे हो गए और जंतु हो गए ये एक दूसरे पर निर्भर है, इनकी एक दूसरे पर क्या है, निर्भरता है। अब हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जो जीवन अगर चाहिए, आप लोगों को अगर जीवन होना चाहिए तो इसका एक ही कारण है, वो है वायु। जो हमारा वायुमंडल और वायु है ये ही पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और जरूरी है, अनिवार्य है। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। इनकी एक दूसरे पर निर्भरता होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए। पौधे और जंतु में आपस में क्या है, निर्भरता है। अब हमारा आगे एक वायु का उपयोग है वो है पवन चक्की के रूप में। वायु है वो पवन चक्की को क्या करती है, घुमाती है। और इस प्रकार हमें पवन चक्की के विभिन्न उपयोग देखने को मिलते हैं। एक तो हम ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए, आटा चक्की को चलाने के लिए, और जो ये पवन चक्की है ये हमारी विद्युत भी उत्पन्न करती है। आप सभी लोगों ने बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखी होगी जो कि वायु की सहायता से घूमती है और उनको बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पन्न करती है जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे काम आती है। अब हम कुछ वायु के उपयोग देखते हैं कि वायु क्या क्या काम करती है। जैसे नावों को खेलने के अंदर वायु का काम होता है, जो ग्लाइडर होते हैं, पैराशूट होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, ये सब चलाने के लिए भी वायु क्या है, महत्वपूर्ण है। पक्षी वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत पौधों के बीजों और फूलों को परागकण होते हैं उनको इधर से उधर फैलाने में भी सहायक होती है जिससे कि वो जनन करके अपनी नई संतति को उत्पन्न कर पाते हैं। और जल चक्र में भी वायु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती होती है क्योंकि जो जल चक्र को संपूर्ण करने के लिए जो जलवाष्प होती है ये अनिवार्य होती है और ये वायु का ही एक भाग होती है, उसी का एक अवयव होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, हम इसका एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हम एक बार स्पीड से देख लेते हैं कि हमारे जो मुख्य जो बिंदु थे इस चैप्टर के अंदर वो क्या क्या थे। हमने पढ़ा कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है और हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। गतिशील जो वायु होती है उसको हम पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है जिसको हमने एक प्रैक्टिकल प्रयोग के द्वारा समझा। जल तथा मिट्टी के अंदर भी वायु उपस्थित होती है, इसको भी हमने प्रयोगों के द्वारा समझा। जो वायु है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसें होती हैं, इनका मिश्रण होता है और इसमें कुछ धूल के कण भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन होती है ये जलने में सहायक होती है और श्वसन के लिए आवश्यक होती है। वायु वह परत है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, हम उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल नाम देते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। पृथ्वी पर अगर आपको जीवन चाहिए, जीवन के अस्तित्व के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है वायुमंडल। जो जलीय प्रणाली है उसमें श्वसन जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान के लिए पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर का एक बार यहाँ से जरूर रिकैप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही हमारी जो साइंस की 6th क्लास की NCERT है उससे हमने कंप्लीट कर लिया है। हम अगले लेक्चर से 7th क्लास की NCERT स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें।
अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या आपको लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए या आपके कुछ विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने जो दोस्त हैं जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी हुई अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी का धन्यवाद।